तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जैसा सभी जानते हैं, टेंस तीन प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आज हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। और जब प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो ये भी जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस चार प्रकार का होता है: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहला प्रेजेंट टेंस का प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करते हैं और आगे के वीडियोज में हम लोग अन्य प्रकार के टेंसों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आप यह भी जानते हैं कि इसके अंतर्गत हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव की पढ़ाई करेंगे। इस प्रकार के वाक्यों को लिखेंगे और उसका अनुवाद भी साथ में हम लोग सीखते रहेंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव आता है। अफर्मेटिव की स्पेलिंग जो होती है, ज़्यादातर पर छात्र गलत लिखते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, अफर्मेटिव की स्पेलिंग मैंने लिखा हुआ है AFFIRMATIVE, और AFF के बाद जो मैंने आई लिखा है, ज़्यादातर पर छात्र यहाँ पर ई लिख देते हैं और वहाँ पर वो गलती कर देते हैं। तो अफर्मेटिव की जो स्पेलिंग मैंने लिखा है यही सही है, और किसी भी प्रकार के स्पेलिंग न लिखें। तो अफर्मेटिव AFFIRMATIVE। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है, यह जब भी आएगा सामने, अंत में ता है, ती है, ते हैं, यह आता है। और यह एक बिल्कुल साधारण सी सूचना होती है। जैसे मैं स्कूल बस से जाता हूँ, देखिए ये एक प्रकार की सूचना है। मैं स्कूल बस से जाता हूँ। जब इसके अनुवाद करने की बात आती है तो बहुत ही आसान सा है, आई गो टू स्कूल बाई बस। अब ऐसा मैंने क्यों अनुवाद किया हुआ है? तो इसका जो बहुत ही साधारण सा नियम है, सबसे पहले कर्ता रखते हैं। कर्ता आप जानते हैं कि मैं करता है, और उसके बाद हम लोग क्रिया रखते हैं। और क्रिया जो है, जाना यहाँ पर है तो गो रख दिया। अब स्कूल जाना है तो आप तो जानते ही हैं कि कहीं पे जाते हम लोग हैं तो साथ में उससे पहले टू लगा करके हम लोग वाक्य को बनाते हैं। आप कहीं भी जाएं, मसूरी जाएं, दिल्ली जाएं, कलकत्ता जाएं, उससे पहले जो है टू लगाना ज़रूरी है। तो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। और कैसे जाता हूँ? बाई बस। बस मैं स्कूल बस से जाता हूँ, हो गया अनुवाद। इतना ही करना है इसमें। चलिए एक और बात कर लेते हैं। सानिया कजरी गाती है। अब इसका भी बहुत ही सिंपल सा है। सानिया, मैंने सबसे पहले चूँकि कर्ता के रूप में सानिया है तो मैंने सानिया लिख दिया। उसके बाद क्रिया लिखना होता है तो गाना, यानी कि गाती है, तो सिंग्स। अब यहाँ पर देखिए, सानिया एक वचन है, इसीलिए मैंने सिंग में एस लगा करके सिंग को एक वचन बना दिया है। अब यह क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि आप जानते हैं कि सारी क्रियाएं बहुवचन में होती हैं। तो सानिया सिंग्स, सानिया गाती है। क्या गाती है? कजरी गाती है। अब यहाँ पर यह बात आ जाती है कि कजरी क्या होता है। तो देखिए, कजरी एक प्रकार का लोकगीत होता है। अब थोड़ा आपको भी काम करना पड़ेगा। आपको यह बतलाना है कि कजरी कहाँ पर गाई जाती है, किन क्षेत्रों में गाई जाती है। बस उस क्षेत्र का नाम आपको बतलाना है, और यह साबित करेगा कि आप भी मेरे साथ साथ कुछ काम कर रहे हैं। चलिए अब अगले वाक्य के बारे में बात करते हैं। तुम महाकाव्य पढ़ते हो। देखिए यहाँ पर बिल्कुल साधारण सा बात है, एक सूचना दी जा रही है कि तुम महाकाव्य पढ़ते हो। तो यू, अब यू चूँकि तुम का अंग्रेजी यू होता है तो मैंने यू लिख दिया। अब उसके बाद हमेशा क्रिया रखते हैं, कर्ता के बाद क्रिया। तो रीड हो गया। और क्या पढ़ते हो? महाकाव्य। तो महाकाव्य को अंग्रेजी में एपिक कहते हैं, EPIC। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। महाकाव्य वास्तव में बड़े, जो बहुत बड़ी कविता होती है, हम लोग उसे महाकाव्य कहते हैं। जैसे कि रामायण है, महाभारत है, कामायनी है, ये सभी एक प्रकार के महाकाव्य हैं। तो तुम महाकाव्य पढ़ते हो, तो यू रीड एपिक, यह वाक्य पूरा हो गया है। यू के साथ हमेशा बहुवचन की क्रिया लगाई जाती है। तो यू रीड, तुम पढ़ते हो एपिक, महाकाव्य। यह तो रही बात अफर्मेटिव सेंटेंस की। चलिए अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की।
नेगेटिव सेंटेंस भी बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह आसान सा होता है। इसको आप ध्यान से समझें, देखें कैसे चुटकी में आप इसको समझ जाते हैं। राधा वृंदावन नहीं जाती है। अब नेगेटिव सेंटेंस की पहचान यही होती है कि इसमें नहीं जरूर आता है। अगर नहीं शब्द नहीं आया तो समझ लीजिए कि वह वाक्य नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। जैसे राधा वृंदावन नहीं जाती है, तो यह एक प्रकार का नेगेटिव सेंटेंस है। अब चलिए हम लोग इसको अनुवाद करते हैं। तो राधा वृंदावन नहीं जाती है, इसमें कर्ता के रूप में राधा है, तो मैंने राधा को लिख दिया। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि डू या डज लगाते हैं। एक वचन है तो डज लगाते हैं, बहुवचन है तो डू लगाते हैं। तो राधा डज, अब चूँकि नेगेटिव वाक्य है तो नहीं की अंग्रेजी नॉट होती है, तो नॉट लिखेंगे, राधा डज नॉट। और इसके बाद क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है। जाना की अंग्रेजी गो होती है, तो मैंने गो लिख दिया। अब उसके बाद वृंदावन जाना है तो टू वृंदावन। अभी मैंने पहले आपको बताया था कि कहीं पर भी जाते हैं तो उससे पहले हम लोग टू लगाते हैं। तो वृंदावन जाना है तो आप टू लगाएंगे। तो राधा डज नॉट गो टू वृंदावन, यह आपका वाक्य पूरा हो गया और बिल्कुल सही है। चलिए एक और बात करते हैं। तुम हींग नहीं खरीदते हो। हींग तो जानते ही हैं कितना महत्वपूर्ण मटेरियल होता है। यू डू नॉट परचेज एसाफिटिडा। तुम हींग नहीं खरीदते हो, ये भी देखिए एक नकारात्मक वाक्य है, या अंग्रेजी में कहा जाए तो नेगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर देखिए यू, इसको हम लोग बहुवचन के रूप में मानते हैं, तो यू के बाद हमेशा जो है डू लगाया जाता है। राधा एक वचन था, इसीलिए हम लोगों ने डज लगा दिया, लेकिन यहाँ पर यू बहुवचन के रूप में माना जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि यू के साथ डू का प्रयोग होता है। तो यू डू, अब देखिए पहले वाक्य में भी आया था नॉट, यहाँ भी नॉट आ गया। अब उसके बाद क्रिया का पहला रूप, खरीदना की अंग्रेजी परचेज होती है, तो मैंने परचेज लिख दिया। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। और क्या नहीं खरीदते हो, हींग, तो हींग का अंग्रेजी एसाफिटिडा मैंने लिख दिया और आपका वाक्य पूरा हो गया। तो यू डू नॉट परचेज एसाफिटिडा। एक और वाक्य देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। मैं बुकलेट नहीं पढ़ता हूँ। मैं बुकलेट नहीं पढ़ता हूँ। तो अब जो है कर्ता के रूप में मैं है तो आई हो गया। अब मैंने बताया कि आई के साथ भी डू का प्रयोग होता है। यू के साथ, आई के साथ हमेशा डू का प्रयोग होता है और इसको हम लोग बहुवचन के रूप में व्यवहार करते हैं। तो आई डू। अब इसके बाद मैंने बताया था कि नॉट लगाते हैं, तो मैंने नॉट लगा दिया। अब पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, तो रीड भी लगा दिया गया। और बुकलेट को बुकलेट ही कहते हैं। बुकलेट एक अंग्रेजी शब्द है। क्या आप जानते हैं कि बुक और बुकलेट में क्या अंतर होता है? अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि बुक का अर्थ होता है किताब और बुकलेट का अर्थ होता है छोटी किताब। तो ज़्यादा तौर पर एल-ई-टी लगा करके कोई शब्द बन जाता है तो वह छोटे को संकेत करता है। तो बुकलेट का अर्थ हो गया छोटी किताब। तो जो अनुवाद की बात रही, तो मैं बुकलेट नहीं पढ़ता हूँ, तो आई के बाद जो है जैसा मैंने बताया कि डू या डज लगाना होता है, तो आई के साथ डू लगाते हैं तो डू लग गया। नॉट और रीड, उसके बाद बुकलेट, बस हो गया। यह रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस। आप देखिए यहाँ पर मैंने यह 2-3 1 2 3 3 वाक्य लिखे हुए हैं और इसको आप 2-3 बार पढ़ लेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको नियम अपने आप सामने आ जाएगा। और बिल्कुल आप जो है 2-3 बार पढ़ने के बाद बढ़िया से बिना किसी गलती किए हुए ऐसे वाक्यों को आप आसानी से अनुवाद कर लेंगे और बोलचाल की भाषा में भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार जो है आपकी अंग्रेजी बहुत ही दिन दिन अच्छी होती जाएगी। तो चलिए अब ज़रा हम लोग इंटरोगेटिव की बात कर लेते हैं। जब भी मैं क्लासरूम में इमला बोलता हूँ या लिखता हूँ या कहता हूँ कि बच्चों लिखो इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो बच्चे जो है कह लीजिए कि आधे बच्चे तो इंटरोगेटिव के स्पेलिंग नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि जो मैंने ऊपर आप देख रहे हैं इंटरोगेटिव लिखा हुआ है, यहाँ पर INT के बाद बच्चे ई शब्द, ई को लिखते ही नहीं, पता न क्यों, जबकि बिना ई का स्पेलिंग गलत है। तो इंटरोगेटिव का स्पेलिंग सबसे पहले आपको याद करना है INTERR, न कि TRR, बिल्कुल गलत हो जाएगा।
तो INTERROGATIVE ऐसे लिखते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए अब हम लोग इंटरोगेटिव की पहचान कर लेते हैं, कैसे इसको अनुवाद करते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। क्या मैं बरेली जाता हूँ? अब देखिए, इंटरोगेटिव की पहचान है कि वाक्य में कहीं न कहीं कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन यह शब्द आना ज़रूरी है। इसमें कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसका मतलब ही हो गया कि वह वाक्य इंटरोगेटिव है। प्रश्न है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब जैसे लिखा हुआ है कि क्या मैं बरेली जाता हूँ, तो क्या मैं बरेली जाता हूँ और एक दूसरी पहचान है, अंत में देख रहे होंगे एक चिन्ह बना है, इसको हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं या इंटरोगेशन मार्क कहते हैं। तो इसका होना बहुत ज़रूरी है। ये हट गया तो समझ लीजिए आपका वाक्य गलत हो गया। इसका होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो क्या मैं बरेली जाता हूँ, इसको यदि अनुवाद करना हो तो बस इसमें भी डू डच की सहायता से हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो जब प्रश्नवाचक शब्द किसी भी वाक्य में सबसे पहले आ जाए तो उसकी अंग्रेजी के रूप में हम लोग डू या डज लगाते हैं। तो क्या मैं बरेली जाता हूँ, तो क्या की अंग्रेजी लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसके जगह लिखना है डू। अब डू मैंने क्यों लिखा, जैसा मैंने पहले बताया था कि मैं बरेली जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या है कि यह बहुवचन के रूप में माना जाता है या ऐसे भी कहा जा सकता है कि आई के साथ डू का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम लोग डू डच के रूप में जो भी आता है उसको लगाते हैं। तो मैं के साथ हमेशा डू लगता है तो मैंने डू लगा दिया। अब इसके बाद क्रिया लिखते हैं। तो अब क्रिया जो है मैं को अंग्रेजी में कहते हैं आई। उसके बाद क्रिया का पहला रूप जाना तो गो हो गया। टू बरेली, देखिए फिर यहाँ पे भी बात आ गई कि जब भी कहीं जाते हैं हम लोग हैं तो उससे पहले टू लगाते हैं। तो डू आई गो टू बरेली, इसका अर्थ हो गया क्या मैं बरेली जाता हूँ। ज़रा बरेली की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, BAREILLY। हालांकि पहले मैं भी नहीं जानता था, क्योंकि जब तक आप जानते नहीं रहेंगे सही से नहीं लिख पाएंगे। और यह प्रॉपर नाउन है, तो अगर स्पेलिंग बनी है तो बिल्कुल आपको याद करना होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। ये तो यूँ कहिए कि मैं एक बार बरेली गया था तो वहाँ पर देखा कि ऐसे ही लिखा हुआ था रेलवे स्टेशन पर, तो मैंने भी ऐसा ही लिखना शुरू कर दिया। एक वाक्य और पढ़ते हैं, क्या वह व्याकरण पढ़ता है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या शब्द आया है, तो इसका मतलब कि दिया हुआ वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या वह व्याकरण पढ़ता है, तो अब क्या वह देखिए एक वचन होता है, तो इसके साथ जो है डज का प्रयोग होगा। तो डज, अब क्या की कोई अंग्रेजी लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसके स्थान पर डज लिख देने का मतलब ही हो गया कि आपका वाक्य प्रश्नवाचक बन गया। तो डज, अब उसके बाद कर्ता लिखते हैं, ही हो गया, और उसके बाद क्रिया का पहला रूप रीड, और ग्रामर, ग्रामर का अर्थ होता है व्याकरण। यहाँ पर भी एक बात बतलाना चाहूँगा, मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ग्रामर के स्पेलिंग गलत लिखते हैं। जो अंत में मैंने AR लिखा हुआ है, ज़्यादातर पर देखा गया है बच्चे ER लिखते हैं। तो इसलिए इस गलती को सभी बच्चे ठीक कर लेंगे, और जो मैंने स्पेलिंग लिखा हुआ है बिल्कुल यही सही है, और ग्रामर की और कोई स्पेलिंग नहीं होती है। और यह भी देखिए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, यानी कि मार्क ऑफ इंटरोगेशन, इसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं तो समझ लीजिए वाक्य आपका गलत हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने दो वाक्य पढ़ा कि जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए। अब ज़रा थोड़ा सा अंतर यहाँ पर पाएंगे आप। तुम स्कूल क्यों जाते हो। अब यहाँ पर देखिए मैंने कहा था ना कब, क्यों, कैसे, इन शब्दों का होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो क्यों शब्द देखिए वह यहाँ पर वाक्य के बीच में आया है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो सबसे पहले हम लोग उसी की अंग्रेजी लिखते हैं, तो वाई। अब क्यों की अंग्रेजी वाई होती है। अब WHY याद रखिएगा, H इसमें साइलेंट होता है, तो WHY को हम लोग वाई पढ़ते हैं। और तुम जो है इसको भी हम लोग बहुवचन के रूप में व्यवहार करते हैं, तो इसलिए जो है डू लगाया गया है, तो वाई डू। अब तुम जो कर्ता को यू, अब उसके बाद क्रिया का पहला रूप गो, और अब फिर देखिए टू आ गया। स्कूल भी एक स्थान पर होता है, जब हम लोग जाते हैं तो उसके पहले टू लगाते हैं, तो वाई डू यू गो टू स्कूल, यह आपका वाक्य पूरा हो गया। तो और प्रश्नवाचक चिन्ह का जरूर ध्यान देंगे, अगर ये हटा तो समझ लीजिए आपका सवाल गलत हुआ।
इंट्रोगेटिव का एक सेंटेंस हम लोग और बात कर लेते हैं। ऊधम क्या खाता है? अब देखिए क्या शब्द यहाँ बीच में आया हुआ है, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसका अंग्रेजी लिखेंगे। जब बीच में नहीं आता है, शुरू में आता है, तो डू या डज लिख करके हम लोग बनाते हैं। तो ऊधम क्या खाता है, तो क्या की अंग्रेजी वाट होती है। यहाँ पर भी देखिए WHAT, एच जो होता है वह साइलेंट होता है, तो वाट। अब जो है डू डज की बात आती है, तुरंत प्रश्नवाचक शब्द के बाद तुरंत डू डज लगाते हैं, तो ऊधम एक वचन है, इसलिए हम लोगों ने डज लगाया हुआ है। तो व्हाट डज ऊधम, अब ऊधम तो नाम है, तो जैसा नाम है वैसा ही लिखना पड़ेगा। और ईट खाना, ऊधम क्या खाता है, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। बस यह हो गया, व्हाट डज ऊधम ईट। तो इस प्रकार देखा आप लोग, आज जो है हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यह बहुत ही सिंपल है। आपके कुल एक बार 2 बार आप वीडियो देखेंगे या इसको लिख करके पढ़ेंगे, मेरा पूरा विश्वास है कि आप जो है इसको हल कर लेंगे, किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं आएगी। तो अब जो है यहाँ पर हम लोग बात को समाप्त करते हैं। उससे पहले यह आप लोगों को सुझाव भी है और अनुरोध भी है कि जो बीच बीच में मैंने प्रश्न पूछे हैं, आप उन प्रश्नों का उत्तर लिख करके अवश्य भेजें, जो यह बतलाएगा कि मेरे साथ साथ आप भी मेहनत कर रहे हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।